ब्रीफ करूँगा। एक तो उसमें से मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्लानिंग का, और फिर हेल्थ है, रेवेन्यू है और फॉरेस्ट। तो प्लानिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि किसी भी स्टेट और यूटी की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्किंग सीज़न बहुत लिमिटेड है, तो हमें एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं पिछले 1 साल से मैंने जब देखा कि हमने पहली बार प्लान बनाया, और फिर जैसे हमने प्लान बनाया फिर उसको आगे कन्वे किया, और फिर उसकी क्योंकि जो प्लान है जनरली 80% ये वर्क्स पे डिपेंड करता है कि आप ग्राउंड पे कौन से काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे स्कूल बना रहे हैं, चाहे आप हेल्थ इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके लिए जब आप इसको फंड्स की एलोकेशन भी करेंगे, लेकिन फिर भी उसके लिए एक तरीका है कि उसका पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी टेंडरिंग होनी चाहिए, फिर टेंडरिंग के बाद जब आपको लोवेस्ट बिडर मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसका अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर वहाँ पे लैंड अवेलेबल होनी चाहिए, और फिर जो है काम ग्राउंड पे शुरू होता है और फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो हमारा ये मानना ये है कि ये सब चीज़ें जो प्रिपरेटरी नेचर की चीज़ें हैं, मान लीजिए अब हमने जो हमारा 2022-23 का प्लान है, इसमें हमने क्या काम करने हैं, उन कामों का जो प्लान है वो हमने सर्दियों में बना लिया। मतलब 2021-22 में ही हमने 2022-23 का प्लान जो है वो तैयार कर लिया। तो आज की डेट में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके जो प्लान हैं वो अप्रूव्ड हैं। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ प्लान की अप्रूवल अथॉरिटी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होते हैं, तो ये सभी प्लान जो हैं हर एक डिपार्टमेंट ने पहले बनाए, हर एक स्कीम के अगेंस्ट एलोकेशन की, और जो उनको एक सीलिंग कन्वे की गई थी उसके अंदर उन्होंने प्लान बना के ये स्कीम्स जो हैं ये सारी हर डिपार्टमेंट ने अपनी जो है वो प्लान बना के वो अप्रूव कर दिया। दोनों, चाहे वो हमारा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको स्पेशल दिया, जिसे हम SDP कहते हैं। फिर एक हमारा पुराना स्कीम चलती थी जो स्टेट के पैस, जो कि स्टेट प्लान होता है, और हमारे फिर LSDC के प्लान भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट के प्लान भी है, थोड़ा सा छोटा कंपोनेंट, मगर मेजर कंपोनेंट हमारा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज का है। तो ये जो जितना भी प्लान हैं वो सारे हमारे इस वक्त तैयार हैं, और हम इनको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है ये इनको हम इशू कर देंगे। और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो होती है कामों की, वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हमारी जो हैं वो या तो PWD होती है, या इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, या फिर जो सेंट्रल की एजेंसीज है जैसे CPWD है, या NHIDCL है, या और जो दूसरी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं वही हमारे UT लद्दाख में काम करती हैं। तो इनको जो है BRO भी इसमें है, तो इनको जो हम ये प्लान जो है वो इशू हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये काम जो है इनके पास चले जाएंगे। हमने इनको इतना भी कहा है कि आप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारे GFR जिन्हें हम कहते हैं, उसमें एक प्रोविजन रहता है कि आप टेंडरिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट आप तभी करेंगे जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फाइनल होगा। तो ये जो ताकि जो ये इसको हम प्रिपरेटरी टाइम ही कहेंगे, तो वो यूटिलाइज हो जाए, ताकि जब वर्किंग सीजन आए, जैसे हमारा वर्किंग सीजन शुरू हो गया है ऑलमोस्ट, लगभग 10-12 दिन के बाद ही वर्किंग सीजन शुरू हो जाएगा। और लकीली हमारे जो दोनों जो जिला जो हमारा मेन लिंक है वो भी छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया है, और बड़ी गाड़ियों के लिए भी वो खुल जाएगा। तो हमारा जितना भी रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन का जो होता है वो भी जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है इस बार हमारे लिए। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि ये जो प्लान जो हमने अप्रूव किए हैं और जो हम इशू कर रहे हैं, अब हमारा पूरा जोर रहेगा कि हम इसकी मॉनिटरिंग करें, क्लोज मॉनिटरिंग करें, ताकि काम ग्राउंड पे जो है जल्द से जल्द जो है शुरू हो जाए। डिप्टी कमिश्नर्स हों, चाहे वो चीफ इंजीनियर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, ये उन सबकी जिम्मेवारी बनती है कि ये सभी जो काम जो अब उनके प्लान में अप्रूव हो चुके हैं वो ये काम ग्राउंड पे करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि इस बार जो है हमारा खर्चा, जनरली हमारे यहाँ एक शिकायत रहती है कि वर्किंग सीज़न क्योंकि हमारा 6-7 महीने होता है, तो हमारा काम की जो, मान लीजिए अगर बाहर की स्टेट वाले जो हैं वो 100 करोड़ खर्चते हैं 12 महीने में, तो हम वो 100 करोड़ जो है 6 महीने में नहीं खर्च कर सकते हैं। तो जाहिर बात है कि हम बहुत ही अगर जोर भी लगाएंगे तो 50-60% या इतना कर पाएंगे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमने इस बार इसलिए किया है कि जो ये सर्दियों के दिन थे, जहाँ जनरली मैंने सुना था कि सर्दियों में लोग थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, उसमें हमने बहुत मेहनत की कि हमने दिन रात करके ये प्लान बना दिए हमारे एचएलडी साहब की डायरेक्शन में। और अब जो है, जो वर्किंग सीज़न हम चाहते हैं कि पूरा जो 6 महीने का वर्किंग सीज़न है, जो इफेक्टिवली 15 अप्रैल से शुरू हो जाता है जो मेरे हिसाब से, और नवंबर के एंड तक चलता रहता है। थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो। तो ये हमारा जो है इस बार प्लानिंग में हमने ये काम किया है। और दूसरा जहाँ तक ये हेल्थ का है, तो मैं उसमें आपको ये बताऊं कि जो हम आप लोगों के साथ जो हमारा पहला भी इंटरेक्शन था, तो उसमें हमने कहा था कि उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा इस वेव, जिसे हम थर्ड वेव कहते हैं, उसमें लगे थे। लेकिन थैंकफुली अब हम जो टेस्ट के बाद रिपोर्ट देख रहे हैं, सारी कंट्री में ही अब इसका इंसिडेंस कम हो गया। और हमारे यहाँ भी अब, कल तो कोई भी केस नहीं था, 2 दिन पहले भी 2 दिन लगातार कोई केस नहीं थे। तो अभी ये, हालांकि हमारी बाहर से लोग आ भी रहे हैं, लेबर आ रही है, तो हमारे केसेस बहुत रिड्यूस हो गए हैं। और ये जो इसका जो एक परेशानी थी हमें, वो थोड़ी उसमें बहुत कमी आ गई है इस वक्त। और इम्यूनाइजेशन भी हमारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो जो एलिजिबल लोग हैं उन सबको इम्यूनाइजेशन दी जा चुकी है। और तो इस फ्रंट के ऊपर भी ना कोई ऑक्सीजन की कमी है, ना कोई मेडिसिन की कमी है, ना कोई स्टाफ की उतनी ज़्यादा इस वक्त हमारे पास कमी है। बल्कि हमें तो अब ये चैलेंज है कि अभी जो हमने स्टाफ एडिशनल लगाया था, अब क्योंकि ज़रूरत नहीं रहेगी थोड़ी देर के बाद या नहीं होता है, तो उनका क्या करना है। बल्कि बाकी हमारे पास हमने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। और हमारे जो इस वक्त जो है हेल्थ का जो मेन चैलेंज था, अब उसमें काफ़ी कमी है। अब तो कोई ऐसी इशू नहीं है। अब तो हमारे जो जनरल प्लानिंग है हेल्थ की, कि हम कैसे नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कैसे हम जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नए इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, टेली मेडिसिन या के मदद से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, कैसे अपनी कनेक्टिविटी इम्प्रूव करें, कैसे हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसको कम्प्लीटली जो है करें। और हमारा एक और एम यह है कि यहाँ पे हमारे लद्दाख में एनीमिया का इंसिडेंस बहुत है। मतलब 90% लोग एनीमिक हैं, मतलब अगर आप कहें तो। ये सर्वे रहती है, इसको कहते हैं हम NFHS सर्वे, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रहती है। ये हर हमारी लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक भी हमारे फिगर्स जो हैं बहुत एनीमिया के फिगर बहुत ज़्यादा जो हैरान करने वाले, क्या परेशान करने वाले भी हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ 6-7 महीने फ्रेश वेजिटेबल्स या आयरन या इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे डाइट में शायद नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें और ज़्यादा भी 5-6 महीने में और ज़्यादा, और ख़ासकर महिलाओं में इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इससे लड़ने के लिए अब हमारा एक प्लान है, हमारे चल्दी साहब की का ये डायरेक्शन है कि हम जितने भी लद्दाख के अंदर लोग हैं उनको हम फोर्टिफाइड जो है फूड अवेलेबल करवाएंगे थ्रू PDS। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 स्कीम्स हैं जहाँ पे फूड फोर्टिफाइड मिलता है, फोर्टिफाइड फूड मिलता है, चाहे वो राइस हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों। एक तो है जिसे हम कहते हैं बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी सेंटर होता है, तो वो ICDS वाले चलाते हैं, सोशल वेलफेयर वाले। उनको जो खाना आता है वो फोर्टिफाइड आता है बच्चों को, लेकिन वो तो एक ही उनकी डाइट है, एक ही मील है, और वो भी एक बच्चे के घर में। दूसरी जो होता है कि जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है, जिसे हम मिड डे मील स्कीम कहते हैं, उस मिड डे मील स्कीम में भी जो पीछे से जो ग्रेन्स आते हैं या सीरियल्स आते हैं वो फोर्टिफाइड होते हैं। तो ये तो एक बड़े लिमिटेड से पॉपुलेशन में फोर्टिफाइड फूड जो है वो भी एक मील के लिए इस वक्त दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की नीड बहुत ज़्यादा है और हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर फोर्टिफिकेशन इज़ नॉट वेरी बिग, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन है, 3 लाख की पॉपुलेशन है, तो हमने ये जो जिसे हम FSSAI कहते हैं
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका एक इंस्टीट्यूट है जिसे वो कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन रिसर्च सेंटर। तो उसके साथ हम पिछले 6 महीने से डेटा शेयर कर रहे थे, उनसे गाइडेंस ले रहे थे, और उन्होंने अब हमें बताया है कि आपको जो फूड फोर्टिफिकेशन करने में क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कितना आपको खर्चा आएगा और ये आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो ये प्लान बनाया है कि हम जल्द से जल्द हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो उसको TBT जिसका जो फूड है, जो PDS से जो खाना जाता है या राशन जाता है, मोस्टली 90% लोग वही खाते हैं, तो उसमें ही फोर्टिफाइड फूड जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि जो आयरन और फॉलिक एसिड है वो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को जब देते हैं तो उस वक्त ही, उस पीरियड के दौरान ही, क्योंकि आशा वर्कर उनके साथ रहती है, तो वो उसको वो खाती हैं कि समझती हैं कि ये हमें ज़रूरी है बच्चे की सेहत के लिए और हमारी सेहत के लिए। लेकिन आम आदमी जो है, क्योंकि आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट जो है वो हर आदमी को अच्छी तरह से पेट में पचती नहीं है, थोड़ा सा इरिटेशन करती है आयरन पेट में जाके, तो इसलिए इसकी खाने की कंप्लायंस बड़ी कम होती है और रोज़ कोई आदमी टिक्की खाना भी नहीं चाहता है। तो क्यों ना उसकी खाने में ही, क्योंकि खाना तो रोज़ खाना ही है, तो खाने में ही डाला जाए। ये एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, जिस तरह ताकि उनको आयरन फॉलिक एसिड उनको पता भी ना चले और उनको खाने में ही वो फोर्टिफाइड फूड में ही वो आयरन फॉलिक एसिड या दूसरे विटामिन जिसे हम कहते हैं वो A या D वो हम उसको दे पाएँ। तो ये भी एक हमारा हेल्थ में बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं। हेल्थ लोगों को कैसे हम फूड सेफ फूड दें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जितनी हमारी पॉपुलेशन नहीं उससे भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं छोटे से सीज़न में। मैंने कहा ना कि जब 6 महीने ही वर्किंग है तो उसमें से 5 महीने तो हमारा सीज़न ही रहता है वर्किंग तो टूरिस्ट का। तो उन लोगों जब वो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इमीडिएटली आते हैं तो उनको जितना खाने की चीज़ें जो मिलें वो अच्छी मिलें। हमारे यहाँ पे जो भी खाना हो वो फूड सेफ्टी के हिसाब से दिया जाए और कोई भी एक्सपायर्ड आइटम्स जो हैं वो मार्केट में ना बिकें। इसके लिए हमने अपने फूड जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है FSSAI की मदद से। उन्होंने अभी हमें 6 पोस्ट जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जो है अप्रूव किए हैं और हम उनको एंगेज करेंगे, फिर उसके बाद उनको ट्रेन करेंगे। लगभग 40 दिन ट्रेनिंग रहती है ताकि हम हर जगह हर दुकान पे जाके ये देखें कि जो खाना ये बेच रहे हैं या जो पैक्ड फूड जो वो बेच रहे हैं या इवन ओपन जो बेच रहे हैं क्या वो डेट एक्सपायरी तो नहीं है या क्या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो खाना लोगों को मिल रहा है। तो ये तो हम फूड सेफ्टी के हिसाब से हेल्थ देखती है। जो दूसरे डिपार्टमेंट से जैसे आपका जो CAPD डिपार्टमेंट रहता है वो देखता है कि भाई क्या इसका जो रेट है वो ठीक है। फिर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट लीगल मेट्रोलॉजी देखता है कि क्या इसका वज़न वगैरह जो है वो ठीक है। तो एक जॉइंट टीम्स जो है बनी है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हम ये भी चाहते हैं कि जितना फूड यहाँ मिले लोगों को वो भी अच्छा मिले। तो जहाँ तक फॉरेस्ट का है तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट तो बहुत कम है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और इन सेंचुरीज़ में हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि लोग यहाँ आते हैं, लोग देखते हैं। या स्नो लेपर्ड हो, चाहे हमारा दूसरा जो हमारे यहाँ पे आइबेक्स हैं और दूसरे जो एनिमल्स जो हमारे यहाँ पे रेयर हैं वो देखने आते हैं लोग। हमारी झीलों को लोग देखने आते हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। टूरिस्ट प्लेसेस में वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अब उनको कैसे रेगुलेट किया जाए कि वो ख़राब ना हो। जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आप ही लोगों से थ्रू में आता है कि किसी ने जी अपनी स्कॉर्पियो जो है वो पैंगोंग में डाल दी। इस तरह के लोगों को जो फीलिंग आती है कि भाई ये इसको वेंडलाइज कर रहे हैं या इसको ख़राब कर रहे हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ के अंदर आती है। तो हम इस बार कोशिश करेंगे पूरी कि थ्रू मीडिया, इंटेंसिव मीडिया, लोगों को बताया जाए कि ये सभी एरियाज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ की जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक ही वहाँ पे लोग जो हैं बिहेव करें और पूरा आनंद लें जो नेचर का है, मगर उसको डिस्ट्रॉय ना करें या ख़राब ना करें। और जितने हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं सबकी क्लियरेंस वाइल्ड लाइफ से होती है, तो उस क्लियरेंस के मैकेनिज़्म को भी हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। अब हमारे रेगुलर स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग्स होती हैं। जब शुरू में ऐसा था कि हर डिपार्टमेंट कहता था कि हमारे क्लियरेंस नहीं है, हम काम करना चाहते हैं ये, लेकिन अब पिछले 2-3 महीने से अब मैंने तो कोई अब नहीं सुना कि कोई ये कह रहा हो कि मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा कि मुझे क्लियरेंस नहीं मिली है। खासकर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, BRO करती है, NHIDCL करती है, हमारे डिपार्टमेंट्स भी करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स हैं हमारे यहाँ बड़ी बड़ी, तो ये भी हमने एक, और हमारी अपनी ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी अपने डिपार्टमेंट करते हैं, इन सब का भी हमने एक बहुत ही हमारे
HLD साहब की ओवरऑल गाइडेंस में जो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग बहुत रेगुलर हो रही है। पिछले 1 साल के अंदर लगभग हमने 4 कर दी हैं, नेक्स्ट भी हम करने जा रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस जल्दी मिले हमें। और बाकी वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रमोट करना है, उनके लिए इंजरी होती है। बस इस वक्त बियर अटैक्स बहुत आते हैं क्योंकि ये लोग हाइबरनेशन से जब जानवर निकलता है भूखा बहुत होता है, तो वो वरेशियस होता है, फिरोशियस होता है, तो वो अटैक करता है। अगर और उसको आपको मालूम है कि बियर की स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसका नाक बहुत बड़ा होता है, वो 3-4 मील से भी पता लग जाता है उसको कि यहाँ पे खाना है, यहाँ पे कुछ है, तो वो उसकी ट्रैकिंग के लिए आता है। और उस वक्त वो बड़ा वायलेंट होता है, एग्रेसिव होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो इसीलिए एक प्लान बनता है कि मिटिगेशन कैसे किया जाए। किसी की भेड़ें खा रहा है, किसी का घोड़ा खा दिया, क्योंकि घोड़ा बेचारा डिफेंसलेस होता है, वो कुछ अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। तो हमारी ये है कि जो लोगों को कोई नुकसान ना हो, और जैसे भी किसी को नुकसान हो, ये नेचर का मसला है, तो उनको कॉम्पनसेशन इमीडिएटली मिल जाए। तो ये एक हमारा है कि 15 दिन के अंदर कॉम्पनसेशन जो है, हमारे HLD साहब ने कहा है कि अगर कोई डैमेज होता है तो इमीडिएटली ऑफिसर वहाँ जाएगा, देखेगा कितनी जानवर लेपर्ड्स खाते हैं। अभी पिछले दिनों एक जगह पे लगभग कोई 80 के करीब या इतनी ज़्यादा जो है, ये लेपर्ड खाता नहीं है, सिर्फ काटता है उनके गर्दन को। तो कुछ जानवर तो ऐसे बेहोशी से मर जाते हैं, डर के मर जाते हैं। तो लेकिन डैमेज बहुत होता है, खाता कम है, डैमेज बहुत करता है। लेकिन वो हमारा एक प्राइज एनिमल है, हमारा तो आपको पता ही कि वो तो हमारा स्नो लेपर्ड इज़ अवर प्राइड। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर उन लोगों को जो जिनका नुकसान हो गया, उनको फटाफट कॉम्पनसेशन मिले, और रेट्स भी हमने बढ़ा दिए पिछले साल से, ताकि कोई हमें लोगों को कोई परेशानी ना आए। तो कुदरत का मसला है, जब सरकारें नहीं थी तब भी ऐसा होता था। तो जहाँ तक रेवेन्यू का है, तो मैं इसमें ये बता दूँ आपको कि रेवेन्यू में हमारे 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। जैसे स्वामित्व प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो उसको हमने स्टार्ट किया। अब जो स्वामित्व प्रोजेक्ट की जो सर्वे करते हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया करती है, तो सर्दियों में वो काम बंद कर देते हैं। हमने उनको कहा है कि वो मार्च में काम शुरू करें, तो अब वो अपना मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मार्च-अप्रैल में शुरू करेंगे। और हमारे जितने भी गांव हैं, लगभग 250 के करीब गांव हैं, इनके अंदर जो आबादी देह का इलाका है, उन हर एक को कार्ड मिल जाएगा। अभी तो हमने 2 गाँवों को दिए हैं, निम्मे और शायद फे में दिए हैं, लेकिन अब जो है, अब हमारा ये है कि इस साल के अंदर हमने उनको कहा कि आप पूरी सर्वे कर लीजिए। उसके बाद हम डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट का चलाएंगे, फिर इसकी सर्वे का प्रोजेक्ट चलाएंगे, ताकि हमारे यहाँ जितने भी लैंड पार्सल्स हैं या हमारी लैंड जो भी मापी नहीं गई हैं वो मापी जाएं। और हमारे जितने भी लैंड पार्सल्स हैं उनके जो नक्शे हैं, लैंड पार्सल हो गया खसरा नंबर, यानी कि आपके प्लॉट का जो नंबर है उसे हम पर्शियन में खसरा नंबर कहते हैं। अदरवाइज अंग्रेजी में आप उसको सर्वे नंबर भी कह सकते हैं या प्लॉट नंबर कह सकते हैं, यानी कि मेरे खेत का नंबर, क्योंकि उससे पता लगता है कि ये वाला खेत मेरा 504 नंबर है, तो उस 504 नंबर की इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। तो वो जो सर्वे के टाइम ही उसकी लंबाई चौड़ाई मापी जाती है, तो उसको सर्वे नंबर भी कहते हैं, या आप उसको प्लॉट नंबर भी कह सकते हैं। पर्शियन में इसको खसरा नंबर हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहते हैं। तो हम इसको भी, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी सारा डिजिटाइज कर देंगे, ताकि ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट न्यूमर्स हैं, नंबर्स हैं, वो सारे हट जाएं और लोगों को एक सीधी सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में या उर्दू में या हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में जो है, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादातर होता है कंप्यूटराइजेशन, ताकि वो ये रिकॉर्ड जो है ट्रांसपेरेंट हो, हर आदमी को पता लगे कि मेरा रिकॉर्ड जो है ये है। वरना आज की डेट में अगर आप कोई भी अपनी ज़मीन का कागज़ लेते हैं तो उसमें कहते हैं जी ये आपकी जो नकल जमाबंदी है, ये आपकी नकल खसरा गिरदावरी है, ये आपका अक्सलठा है। तो आपको तो कुछ पता नहीं लगता ये तीनों क्या है, फिर आप उसी को पूछते हो कि भाई आप बताओ इसमें मेरा वाला नंबर कौन सा है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। फिर वो बोलता है आपकी इसकी लंबाई, वो सच बोलेगा झूठ बोलेगा। तो इसलिए एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। और इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, अगर ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ होगी तो उसमें तब्दीली करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि लोगों की नज़र रहती है। आपको पता है कि मेरे खसरा नंबर का ये नंबर है, ये उसका एरिया है, और उसका रिकॉर्ड इसने मुझे गलत दे दिया, मेरा तो एरिया इतना था, ये इसने गलत मुझे नकल पकड़ा दी। नकल मीन्स कॉपी। तो ये अब हम डिजिटाइजेशन करने से, और क्योंकि हमारे गांव 250 हैं, हम इसकी टेंडरिंग करेंगे जल्दी, क्योंकि ये पार्ट है DRRMP का, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये हमें करनी है।
और फिर हम उसके बाद अल्पिन के बारे में भी सोचेंगे कि हम एक अल्पिन रहता है कि हर एक प्लॉट नंबर का एक अपना ही एड्रेस हो, जिसे हम आधार नंबर कहते हैं। आदमी का आधार नंबर मीन्स कि उससे उसका पता लग जाता है कि उसकी फिंगरप्रिंट क्या है, उसका आइरिस प्रिंट क्या है, उसका नंबर क्या है। दो आदमियों का एक आधार नंबर नहीं हो सकता, या एक आधार नंबर के ऊपर दो आदमी नहीं हो सकते। उसी तरह एक लैंड पार्सल जो है, जो सर्वे नंबर है, उसका भी एक आधार नंबर टाइप निकलता है जिसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं। और इसके बाद ये जो हमारा रिकॉर्ड जो है अपडेटेड हो गया है, तो उसको हमने अपडेट किया है। फिर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा इस साल हम लास्ट ईयर हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ नहीं ज़्यादा कर पाए। लेकिन इस बार हमने पूरा प्लान किया कि मैक्सिमम नंबर हमारे पटवार खाने बन जाए, मैक्सिमम नंबर हमारे नायब तहसीलदार के क्वार्टर बन जाए, नायब तहसीलदार के ऑफिस बन जाए, तहसीलदार के ऑफिस बन जाए, ताकि लोगों को जाने की जगह हो। मतलब अगर पटवार खाना कहीं है तो आप जाओगे ना, वरना पटवारी गुम रहेगा, आप भी ढूंढते रहोगे उसे। वो बोलेगा मेरे को तो पटवारी खाना है नहीं, मैं तो प्राइवेट में रहता हूँ। फिर प्राइवेट का किराया का चक्कर आ जाएगा, तो फिर वो मिलेगा नहीं लोगों को। सो अगर मेरा ही ऑफिस मान लीजिए, अगर ऐसा हो कि मेरे को ऑफिस ना हो, आप मुझे कहाँ ढूंढोगे? तो इसीलिए पटवारी बहुत ज़रूरी आदमी है लोगों के लिए। उसका एक एड्रेस होना चाहिए, उसका एक ऑफिस होना चाहिए, और साथ ही में उसका घर भी होना चाहिए, क्योंकि उसको इतना ज़रूरी, उसके पास इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है कि वो रिकॉर्ड जो है किसी दूर कमरे में छोड़ के आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर रात को आग लग जाए, कोई चुरा ले। इसलिए हमने इस बार ऐसा डिज़ाइन बनाया सारे डीसी से और सब ऑफिसर से मिलके कि बस पीछे उसका घर होगा, उसी घर के एक साइड पे पटवार खाना होगा, ताकि रिकॉर्ड भी उसके सामने रहे, वो खुद भी वहाँ रहे। 24 घंटे घर होगा तो वहीं उसका परिवार होगा, वहीं रहेगा। लोग आएंगे तो उसको 24 घंटे वो लोग मिलेंगे। इसी तरह हमने कि हर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर है, उनके लिए भी तो लैंड का भी इशू हम उनका सॉर्ट आउट कर दिया है। तो हम इसके ऊपर भी काम जल्द से जल्द, इनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लास्ट ईयर हमने सारा काम किया, पेस वर्क, आज हम इस साल इसको पूरा करेंगे। तो जितने भी ये डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताया, और ओवरऑल प्लानिंग जो मैंने गवर्नमेंट की आपको बताई कि नाउ दिस वी वांट हेल्थ। इसमें फॉरेस्ट में आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम आनले, जो हमारी आनले है, जहाँ पे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनका वहाँ एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, जो कि एक इंटरनेशनल क्वालिटी की या लेवल की ऑब्जर्वेटरी है। तो हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रो टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं। वो सारे लोगों से मिल के, मतलब काउंसलर से मिल के, सीईसी से मिल के, एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट करके, जिसमें कि सीईसी जो हमारे जो काउंसिल होगी वो भी उसमें मैनेजमेंट के में पार्टिसिपेंट करेगी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है फंडिंग करेगा और ओवरऑल देखभाल करेगा, और जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या दूसरे जो वहाँ के लोग हैं उनका भी उसमें भागीदारी रहेगी। तो इसको ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट जो है वो हम करने जा रहे हैं, और एक इंटरनेशनल क्वालिटी का एक फैसिलिटी बनेगी जहाँ लोग जाएंगे और रात को वहाँ, क्योंकि इतना साफ़ आसमान हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पे है, क्योंकि लद्दाख में पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ का आसमान का रंग भी बहुत अच्छा होता है, इसको ब्लू स्काई हम कहते हैं, लद्दाख स्काई, लद्दाख ब्लू स्काई। ये कहीं नहीं है कंट्री में। आज अगर आप जम्मू जाएंगे तो आपको तो नीला आसमान दिखने का मतलब ही कोई नहीं है। दिल्ली में तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसा दिखता है कि ऊपर सफ़ेद ही है शायद आसमान, धुआं ही धुआं है। तो यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे साफ़ पानी भी है, साफ़ आसमान भी है, और साफ़ आसमान में ही तारे दिखते हैं रात को, क्योंकि रात को फिर पूरा काला हो जाता है। इसको हम कहते हैं डार्क स्काई। सो डार्क स्काई रिजर्व हम बना रहे हैं, जिससे कि उस इलाके का टूरिज्म प्रमोट होगा। होम स्टे स्कीम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत प्लान तरीके से हम लद्दाख की डेवलपमेंट करेंगे। जो हमारा मेन ऑब्स्टेकल था हमारे पास कि हम चाहते हुए भी काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि 5 महीने तक वो घर बैठना ही पड़ता था। अब हम वो टाइम भी गेनफुली यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि जो 6-7 महीने हमें मिलते हैं उसमें बस फिर काम ही काम हो और स्पीड से किया जाए। टेक्नोलॉजी ऐसी हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं कि जिससे कि प्री फैब्रिकेटेड इसमें कंपोनेंट ज़्यादा हो, ताकि हमारी जल्द से जल्द जो कंस्ट्रक्शन हो सके। जिस तरह मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, अगर देखा जाए तो 5-10 साल लगेंगे उसको बनने में, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, प्री फैब्रिकेटेड हमने उसका एक डिज़ाइन बनवाया है, ताकि हम उसको जल्द से जल्द 1 साल के अंदर खड़ी कर दें। उसके पोस्ट की क्रिएशन का काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, हम फॉलो कर रहे हैं। जल्दी मुझे लगता है कि उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये जस्ट जनरल बातें थी। अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक कहना है तो बताएं प्लीज़।